अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां सचिन वजे और मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में जो ये कार दिख रही है, ये कार सचिन वजे की है, जो कि एक रेड लाइट पर आकर रुकती है, एक सिग्नल पर आकर रुकती है। कुछ देर बाद मनसुख हिरेन कार में आकर बैठता है और दोनों इसी गाड़ी से आगे निकल जाते हैं। अब न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की यह खबर है कि सीसीटीवी वीडियो जो है वो 17 फरवरी का है और वीडियो में दिखने वाली गाड़ी वाजे की है। इसी गाड़ी को एटीएस पहले ही जब्त कर चुके हैं। विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, यानी कि इस बार ये साफ जाहिर होता है कि मनसुख हिरेन सचिन वाजे के संपर्क में थे और उसी गाड़ी में बैठकर गए थे। बिल्कुल सही आनंद, आपने देखी ये सीसीटीवी एक अहम एविडेंस है जांच एजेंसी के लिए, जिससे ये साबित होता है कि मनसुख हिरेन लगातार मुंबई पुलिस की जो सस्पेंडेड एपीआई हैं सचिन वाजे, उनके संपर्क में था और बाकायदा सचिन वाजे के पास से जो गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो एटीएस और एनआईए ने जब्त की हैं, उनमें से एक कार जो एटीएस ने जब्त की थी वॉल्वो कार सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रही है। ये सीसीटीवी मुंबई के वीटी इलाके का है, जहाँ पर 17 फरवरी को बाकायदा एक कार आती है, सिग्नल पर रुकती है और कुछ मिनट रुकने के बाद उसमें मनसुख हिरेन साफ तौर पे दिखते हैं। वो रोड क्रॉस करके आते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के चले जाते हैं। तो एटीएस को शक है कि वो जो गाड़ी है वो सचिन वजे ही ड्राइव कर रहे थे। और आखिरी बार जो मनसुख हिरेन को जो देखने के बाद एटीएस कर रहे थे कि आखिरी बार उन्हें सीएसटी स्टेशन में देखा गया था। तो इसी सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो जाता है कि मनसुख हिरेन और सचिन वजे आखिरी बार एक साथ देखे गए थे। सीसीटीवी में ये साफ हो गया है कि मनसुख हिरेन सचिन वजे के साथ देखे गए हैं और जो गाड़ी एटीएस ने जब्त की है उस गाड़ी से एटीएस और एनआईए को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। आनंद जी, विवेक आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसी मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि एटीएस के मुताबिक हत्या के एक दिन पहले सचिन वजे ने ही मनसुख हिरेन को फोन किया था। न्यूज़ 18 अब विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं की खबर है और उनके मुताबिक मनसुख ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि किसी तावड़े का फोन है और बाहर बुलाया है। एटीएस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मनसुख हिरेन को बेहोशी के बाद थाने की क्रीक से फेंक दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई पानी में डूबने की वजह से। अब कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की भी जांच एनआईए कर रही है। अब इसी बीच सचिन वाजे की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यानी मनसुख हिरेन ने झूठ बोला कि किसी तावड़े का फोन आया है और उसने बाहर बुलाया है। फोन करने वाला शख्स सचिन वाजे ही था। विवेक गुप्ता। बिल्कुल सही कहा आनंद, आपने देखी इस पूरे मामले में एटीएस से जो जानकारी मिल रही है उसने साफ तौर पे कहा है कि जब मनसुख हिरेन अपने थाने के घर से जब बाहर निकले थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था कि किसी तावड़े का फोन आया था वो तावड़े से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि वो तावड़े कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन वजे था। सचिन वजे ने ही आखिरी बार मनसुख हिरेन को फोन करके बाहर बुलाया और उसके बाद जो मनसुख हिरेन की बॉडी जो है वो दूसरे दिन मिलती है। और एटीएस सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले मनसुख हिरेन को बेहोश किया गया है। बेहोश करने के बाद उसकी बॉडी को थाने के क्लिनिक में भेजा गया है और ऑटोप्सी रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट से भी साफ हो गया कि मनसुख हिरेन की मौत जो है वो डूबने से हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, अब पूरा मामला एनआईए को ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन आनंद एक और अहम बात यह है कि सचिन वजे और पूरे केस में अब यूएपीए लग चुका है, यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि टेरर एक्ट लग चुका है। तो यूएपीए लगने के बाद सचिन वजे की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती हैं। आज उनकी कस्टडी खत्म हो रही है, फिर से उन्हें कोर्ट में नहीं, बिल्कुल बढ़ भी गई है और इसमें कई सारे सवाल भी हैं। जी, आपने कहा कि एनआईए की जांच भी शुरू हो गई है। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब जैसे यूएपीए लगता है, दूसरी बात ऑटोप्सी में भी कोताही बरती गई और उसमें भी लापरवाही हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर अब क्या नया डायनामिक निकलता है ये सीसीटीवी के सामने आने के बाद, इस बात के सामने आने के बाद कि सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन को फोन किया था और मनसुख हिरेन को 17 फरवरी को उनकी गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखा गया है। अभिषेक। देखिए आनंद, जिस तरीके से सीसीटीवी में साफ हो गया है कि जो क्लेम किया जा रहा है एटीएस की तरफ से कि मनसुख हिरेन सचिन वजे के साथ एक ही गाड़ी में सवार थे, उससे साफ है कि कहीं न कहीं कुछ कड़ियां ऐसी थी जो मिसिंग है। और एटीएस ने जो दावा किया है उस हिसाब से जो अभी उन्होंने केस सॉल्व होने का दावा किया, 2 लोगों को एटीएस ने पकड़ा भी, उसमें कहीं न कहीं एटीएस इस दावे को पेश कर रही है कि ये जो मिसिंग लिंक्स थे
खासकर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन कड़ियों को जोड़ दिया गया है और उसमें कहीं न कहीं मनसुख हिरेन वो उस गाड़ी में सवार थे और उसके बाद वो वहाँ से खुद सचिन वाजे के साथ निकले। लेकिन इसमें अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनको एटीएस ने सुलझाया नहीं है। उसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आनंद, जिस तरीके से इस दो लोगों को जोड़ा गया, तो आखिर सचिन वाजे ऐसी क्या वजह थी कि मनसुख हिरेन की हत्या करते हैं या फिर उनमें भागीदार होते हैं, और इस पूरे मामले में आखिर और कौन मास्टरमाइंड है? सिर्फ क्या सचिन वाजे तक ही सारी चीजें सीमित रह गई हैं क्या? आनंद जी धन्यवाद अभिषेक। अब इसी बीच और खबर आ रही है रश्मि शुक्ला से जुड़ी। अब महाराष्ट्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने फोन सरकार से ही फोन टैपिंग की इजाजत ली थी, लेकिन ये आतंक से जुड़ी हुई परमिशन थी, उसकी जानकारी निकालने के लिए ली गई थी। अब न्यूज 18 के विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि इसी की आड़ में रश्मि शुक्ला ने मंत्रियों के फोन को भी रिकॉर्ड करवाए थे। आज महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे इस समय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुंटे की तरफ से भी एक अब मुख्यमंत्री को बताया गया है कि फोन टैपिंग की इजाजत लेने के लिए उन्हें गुमराह किया गया। मुख्य सचिव का दावा है कि जिन नंबरों की टैपिंग की इजाजत दी गई थी उसके अलावा भी कई नंबरों की टैपिंग की गई है। जिस समय फोन टैपिंग की इजाजत दी गई थी उस समय सीताराम कुंटे ही अतिरिक्त मुख्य आयुक्त थे, मुख्य सचिव थे, अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। अब विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसमें से जो तथ्य निकले हैं उस पर गौर किया जाएगा कि जो उनको परमिशन दी गई थी उसके अलावा जिस तरह से फोन टैप किया गया उस पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए आनंद, ये पूरे सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है कि जो भी फोन डिटेल्स या फोन किसी की टैपिंग होती है तो उसकी परमिशन एसीएस होम से लेना बहुत जरूरी होती है। बिना एसीएस होम की परमिशन के बिना कोई भी अधिकारी फोन टैप नहीं कर सकता है। जब ये फोन टैप की बात हो रही थी तो उस समय रश्मि शुक्ला स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड थी। उन्होंने बाकायदा एसीएस से परमिशन ली थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो परमिशन मांगी गई थी वो आतंकियों की गतिविधियां या फिर उनको टेस्ट करने के लिए ये परमिशन मांगी गई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ये आरोप लगा रही है कि रश्मि शुक्ला ने उस परमिशन को इलीगल तरीके से यूज किया। यूज करने के बाद सरकार के कुछ मंत्रियों का फोन टैप किया है। ये आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री लगा रहे हैं, काफी बड़ा आरोप है। और इस समय रश्मि शुक्ला सेंट्रल डेपुटेशन के सीआरपीएफ के एडीजी लेवल पे अधिकारी हैं। तो अब इस पूरी रिपोर्ट की जो चीफ सेक्रेटरी है सीताराम कुंटे, उन्होंने बाकायदा इसकी रिपोर्ट बनवाई है और सील पैक एक एनवेलप में ये पूरी रिपोर्ट वो महाराष्ट्र के सीएम को देंगे। आनंद जी धन्यवाद। अब इसी बीच आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के मुद्दे पर बीजेपी और राज्य सरकार जो है ठाकरे सरकार के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के राम कदम ने यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित कर रही है। सच को समझने के बजाय ऐसे अफसरों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र सरकार के तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को इनाम देने के अवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। क्या संदेश जाएगा अन्य अफसरों पर? इस महाराष्ट्र की भूमि पर कौन सा अफसर ईमानदारी से काम करेगा? सवाल जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि तबादले में पैसे लिए गए, रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा था। रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट है, जब उन्होंने रिपोर्ट दी तब तक कुल मिला के 10 आईपीएस के ट्रांसफ़र हुए थे और जो रिपोर्ट में था उसमें एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। लेकिन विपक्ष का काम था कि अधूरी जानकारी के नाम पर केंद्रीय गृह सचिव को मिल रहे हैं, राज्यपाल महोदय को मिल रहे हैं, एक भ्रम निर्माण करने का काम किया जा रहा है। हमें लगता है रश्मि शुक्ला के विषय में भी मुख्यमंत्री महोदय ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि जो भी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट है, जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, उस पर रिपोर्ट मांगी है। हमें लगता है रिपोर्ट आने के बाद उसमें भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से फ़ोन टैपिंग वाले मामले में सरकार कह रही है कि वो गलत तरीके से फ़ोन टैपिंग की गई, उसमें कोई भी इस तरीके की परमिशन नहीं ली गई थी। बीजेपी कह रही है कि 6.3 GB का डेटा है, इसमें बहुत सारे मंत्री और नेता फंसने वाले हैं, इसलिए कहीं न कहीं डाइवर्जन किया जा रहा है। देखिए, अगर कोई परमिशन लेके टैप किया गया तो अच्छी बात है, वो भी जांच में सामने आएगा।
गृह सचिव उस समय जो ACS होम थे, आज वो चीफ सेक्रेटरी हैं। रश्मि शुक्ला का जो भी मामला है, परमिशन दी गई, कौन सी परमिशन दी गई, क्या टैप हुआ, वो सारी जानकारी उनके पास हो सकती है। वो सारी रिपोर्ट देंगे तब सच्चाई सामने आएगी। जो भी डेटा है 6 GB का है कि 300 GB का है, जो भी सच्चाई होगी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आएगी। अगर कोई अधिकारी गैर कानूनी तरीके से कोई फ़ोन टैप करता है तो गुनाह है। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब इसका परिणाम क्या होगा? क्या रश्मि शुक्ला के ने जो तथ्य निकाले हैं और जो घटना घटी है, इस पर इसको क्या संज्ञान में लिया जाएगा? क्योंकि पॉलिटिक्स तो चल रही है, लेकिन एक IPS ऑफिसर ने कुछ तथ्य निकाले हैं, उसमें उस फोन टैपिंग की वजह से कुछ बातें सामने निकल के आई हैं। क्या उसको संज्ञान में लिया जाएगा? देखिए, राज्य सरकार ने साफ कर दिया है आनंद की रश्मि शुक्ला के टैपिंग मामले में कोई भी बातें सीरियस नहीं ली जाएंगी। उसकी वजह साफ है कि जो नंबर्स टैपिंग के लिए रश्मि शुक्ला ने ACS होम, जो इस समय मुख्य सचिव हैं सीताराम कुंठे, उनसे अप्रूवल लिए थे, उन नंबरों के अलावा कई दूसरे नंबरों पर ट्रैपिंग की गई, जो एकदम पूरी तरीके से गलत है। और अब रश्मि शुक्ला के उस मामले की जांच होगी कि आखिर किसके कहने पर रश्मि शुक्ला ने इस तरीके से फोन टैपिंग किए। लेकिन केंद्र सरकार के पास और गृह सचिव होम जो सेंटर में देवेंद्र फडणवीस गए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए। और उसको लेकर के न केवल केंद्र में देवेंद्र फडणवीस गए, बल्कि उन्होंने स्टेट में आके राज्यपाल से भी मुलाकात कर वो सारी डॉक्यूमेंट्स दिए और राज्यपाल से कहा कि आप मुख्य सचिव से रिपोर्ट मंगाएं और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करें। यानी साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस फोन टैपिंग के मामले में आमने सामने आ गए हैं। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। महाराष्ट्र में ये सियासी जंग तो चलती रहेगी, लेकिन अखाड़ा में आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरे पास समय कम है, इससे पहले कि मैं आपसे अलविदा कहूं, मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं नंदीग्राम में कैसा माहौल है। बीजेपी की एक बहुत विशाल रैली है, योगी आदित्यनाथ यहां जल्द आने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊं कि लोगों का हुजूम अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कारी कुर्सियां अभी खाली थी, अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ जो है, और ये सब लोकल्स हैं, नंदीग्राम के स्थानीय निवासी हैं, जो अब 2 बजे के करीब यहाँ पर भीड़ में आना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे बाईं तरफ ऑलरेडी एक और भीड़ है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, योगी आदित्यनाथ को सुनने, धर्मेंद्र प्रधान को सुनने और शुभेंदु अधिकारी को सुनने। अखाड़ा में इन तस्वीरों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। खबरें चलती रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश मार गिराया गया है, जबकि एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया है। स्कॉर्पियो कार में 5 बदमाश इलाज के लिए अस्पताल लाए गए, अपने साथी को छुड़ाने के लिए आए थे और इस दौरान पुलिस और बदमाशों में जमकर मुठभेड़ हुई। हालांकि इस दौरान बाकी बदमाश कैदी को भगा ले जाने में कामयाब रहे। कुलदीप फज्जा नाम का बदमाश तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद था, जिसे इलाज के लिए आज GTB अस्पताल लाया गया था। बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली से, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश मार गिराया गया है और एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। स्कॉर्पियो कार में दरअसल ये 5 बदमाश इलाज के लिए अस्पताल लाए गए, अपने साथी को छुड़ाने के लिए आए थे और इस दौरान पुलिस और बदमाशों में जमकर मुठभेड़ हुई। आनंद, ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है? जी देखिए, 12:30 बजे अर्पिता ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो कुलदीप फज्जा है उसे भगाकर ले जाने में जो बदमाश हैं वो कामयाब हुए हैं, लेकिन 3rd बटालियन ने एक बदमाश को ढेर कर दिया है और एक बदमाश घायल है। हमारे साथ एक चश्मदीद है जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा है। क्या हुआ था भाई साहब 12:30 बजे? मेरा नाम विनोद कोहली है, मैं कैंसर की दवाई लेने आता हूँ यहाँ पे बराबर में दिल्ली के अंदर में। तो वहाँ से कहने लगे, मैं इधर आया, हमने कहा चलो चाय वाय नाश्ता करते, मेरे को कहने लगे डॉक्टर थोड़ा खा पी के आओ। तो मैं खाने पीने के लिए आया, तो हम यहाँ पर खड़े थे, तो पीछे से 2 लड़के आए इधर भागते। यहाँ भीड़ भाड़ अच्छी थी, तो भीड़ भाड़ के अंदर एक मियाँ बीवी थे, वो उनकी प्रेगनेंट मिसेज थी, उनको कहने लगे क्या नाम इसका, आप एकदम धक्का मारा, अंदर से आए थे, धक्का मार के और उसको फायरिंग करी उन्होंने ऊपर, फिर उनके पैर में मारने लगे थे, फिर वो एकदम गाड़ी लेके, एक दूसरा लड़का आया गाड़ी लेके भाग गया। ये इसी जगह पे फायरिंग हुई है? अंदर से आए थे वो,
और हम यहाँ पर वहाँ पर खड़े थे, वो यहाँ पर खड़े जी थे। देखिए अर्पिता, मैं आपको पूरा क्राइम स्पॉट दिखाता हूँ। ये जीटीबी अस्पताल है, इसके अंदर भी जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर जो बदमाश है वो मिर्ची पाउडर और हथियार लेकर आए थे और कुलदीप फज्जा को यहाँ से छुड़ा कर ले गए। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खाली बुलेट है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। जिस तरह से बदमाशों ने जो फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग जो 3rd बटालियन ने करी, जिसमें एक बदमाश जो है वो ढेर हो गया है और एक बदमाश घायल है। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े 5 बदमाश जो हैं स्कॉर्पियो और बाइक से सवार होकर आते हैं, घात लगाए। मंडोली जेल में बंद कुख्यात जो बदमाश था कुलदीप उर्फ फज्जा, जो गैंगस्टर गोगी के लिए काम करता था, जिसपे 2 लाख रुपए का इनाम था, वो यहाँ पर इलाज कराने आया था। और ओपीडी में जब उसको 3rd बटालियन के पुलिसकर्मी ले जा रहे थे, उसी दौरान बदमाश अस्पताल के अंदर घुसे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। और जैसा कि चश्मदीद ने बताया कि बदमाश फायरिंग करते हुए बाहर तक आए और यहाँ भी उन्होंने फायरिंग करी। अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद वो कुलदीप फज्जा को लेकर जो बदमाश थे वो यहाँ से मौके से फरार हो गए बाइक और स्कॉर्पियो के साथ। लेकिन जवाबी फायरिंग में जो 3rd बटालियन है, जिसके पास जिम्मेदारी होती है कैदियों को लाने की अस्पताल और कोर्ट में पेशी के दौरान, वो 3rd बटालियन की टीम ने एक बदमाश को जवाबी फायरिंग में गोली मारी और जिसमें उस बदमाश ढेर हो गया है। लगातार आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें पुलिस खंगाल रही है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच अब सरगर्मी से जो कुलदीप फज्जा है उसकी तलाश में जुट गई है। आनंद, यहाँ 2 महत्वपूर्ण सवाल ये हैं कि क्या पुलिस का डर नहीं रह गया, एक महत्वपूर्ण सवाल, और दूसरा ये कि आखिरकार उन्हें पता कैसे चला किसी अस्पताल में वो जो कैदी है उसको इलाज के लिए लाया जाएगा। जी देखिए अर्पिता, जब भी कोई कैदी तिहाड़ जेल से अस्पताल या पेशी के लिए लाया जाता है तो उसके वकील और उसके परिजनों को भी इसकी जानकारी होती है। तो जाहिर तौर पर ये प्री प्लानिंग से पूरी वारदात हुई। प्री प्लानिंग से जो कुलदीप फज्जा उसको छुड़ाने का प्लान बना और घात लगाए जो बदमाश थे वो शायद हरिनगर, जहाँ पर तिहाड़ जेल है, मंडोली जेल है, और वहाँ से शायद 3rd बटालियन की गाड़ी का पीछा करते आ रहे होंगे या पहले से ही वो यहाँ पर घात लगा के जीटीबी अस्पताल के पास यहाँ पर खड़े होंगे। और जैसे उनको ये जानकारी मिली कि 3rd बटालियन किस रूट से जो कुलदीप फज्जा उसको लेके इस अस्पताल में पहुंचेगी, और उसी दौरान जवाबी फायरिंग जो है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी बदमाशों ने और कुलदीप फज्जा को ले जाने में वहां से वो कामयाब हुए। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर जरूर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि दिन दहाड़े एक इतने व्यस्ततम इलाके में और दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में घुसकर बदमाश फायरिंग करते हैं और वहां से कुख्यात बदमाश को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। आनंद, आप जानकारी दे रहे हैं एक बदमाश जो है वो ढेर किया गया है और एक बदमाश घायल है, अब क्या उससे पूछताछ हो रही है? जी देखिए, जो बदमाश घायल है अभी वो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस पहले उसका उपचार कराएगी और उपचार होने के बाद ही उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो जॉइंट सीपी आलोक कुमार है उन्होंने बताया कि जीटीबी अस्पताल प्रीमाइसेस के अंदर ये पूरी घटना हुई है, जाहिर तौर पर ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन 3rd बटालियन ने मुस्तैदी का परिचय भी दिया कि वो बदमाशों से उन्होंने 2-4 पूरा मुकाबला किया और जो एक बदमाश है उसे ढेर कर दिया। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, जो तमाम जो दूसरी यूनिट है लोकल पुलिस, वो सरगर्मी से कुलदीप फज्जा, वो गाड़ी, वो बाइक, वो स्कॉर्पियो की तलाश कर रही हैं जिससे बदमाश यहाँ पर आए घात लगाकर और कुलदीप फज्जा को ले जाकर यहाँ से ले जाने में कामयाब हुए। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज बंगाल में पहले चरण का प्रचार थमना है और इससे पहले राजनीतिक दिग्गज प्रचार के मैदान में है। आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह आज पुरुलिया, तमलूक और बांकुड़ा में रैली कर रहे हैं, जबकि राजनाथ सिंह भी दक्षिण 24 परगना, हुगली और बांकुड़ा में मोर्चा संभालेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और नंदीग्राम में चुनावी रैलियां हैं। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो के जरिए बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। आज बंगाल चुनाव के 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। ममता बनर्जी भी जोर शोर से मैदान में है। मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई, 115 स्कीमें बनाई। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए
अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम। हमारे दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देगी। उसको डर है कि रुपया पहुंच गया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे दीदी कब तक रोकोगी? मैं मेरे पुरोलिया के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए, 3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारत। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप कटमनी से परेशान हो या नहीं? जरा बोलो, कटमनी से परेशान हो या नहीं? कटमनी हटाना चाहते हो? तो तृणमूल कांग्रेस हटा सकती है क्या? हटा सकती है? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कटमनी हटा सकती है मित्रों, और कोई नहीं हटा सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कटमनी हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भगवान शिव का उमापति मंदिर हमेशा हमें आशीर्वाद देता है। उमापति शिव को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बात करना चाहता हूं। झारग्राम हरे भरे जंगल और लाल मिट्टी की भूमि है। ये आदिवासी सालों से इन्होंने जो संस्कृति सजो कर रखी है, इसकी भूमि है। ये भूमि को मां, माटी और मानुष का नारा देकर दीदी सत्ता में तो आई, मगर आपके लिए कुछ नहीं किया। इतनी सारी माताएं बैठी है, आपके घर में नल से शुद्ध पीने का पानी आता है क्या? बताइए भाई, आता है क्या? जोर से बोलिए, आता है? आप दीदी को निकाल दीजिए, मोदी जी के कमल को ला दीजिए। हर घर में 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी आपको वादा। मित्रों, हमने तय किया है कि झारग्राम जंगल महल में एक बड़ा एम्स बनाने का काम करेंगे, जिससे आपको इलाज के लिए कलकत्ते नहीं जाना। हमने तय किया है कि सुवर्ण रेखा नदी पर एक बांध बनाएंगे जो रामेश्वर तक जाएगा, जिससे आपकी सुविधाएं। हमने तय किया है जो पुराने पुल पुलिया बांध है, उसका भी मरम्मत कराएंगे। मित्रों, मैं आपके क्षेत्र की कठिनाइयों को जानता हूं, मगर कुछ कठिनाई है जो पूरे बंगाल की। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। अरे दीदी, क्या डराती को हमें? खेला होने से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी, मालूम नहीं है आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है। तेरे खेला होने से कोई नहीं डरता। मैं आज सभी को कहना आया हूं, चुनाव के दिन दीदी के गुंडों से डरना मत। अपने घर से सुबह सुबह निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दीदी का एक भी गुंडा
आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं। ये बंगाल के अंदर हिंसा की राजनीति शुरू, भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार दी। अभी अभी नेतुरा में एक रेस्टोरेंट में हमारा कार्यकर्ता बैठा था, तारक साहू, बंगाल के सरकार के टीएमसी के गुंडे उस पर टूट पड़े, हड्डियां तोड़ दी, हम उसको कटक भी ले गए, परंतु उसकी जान नहीं बचा पाए। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं कि तारक साहू जैसे लोग जो मारे जाते हैं, इसके साथ आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये दीदी ने राजनीतिक हत्याओं की परम सीमा करी है। हम बंगाल के अंदर शासन में आकर राजनीतिक हत्या को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। मित्रों, समाप्त कर। क्या इतनी सारी माताएं आई? आपको अभी बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, टिकट लेना पड़ता है ना? लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है? आप भाजपा सरकार ला दो, कोई आदिवासी माता बहन को बस में, ट्रेन में टिकट नहीं लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जाएगी। आपकी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उसको शाला से लेकर कॉलेज तक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फीस भरना पड़ता है ना भाई? फीस देना पड़ता है ना? माता बताओ, देना पड़ता है ना? आप मोदी जी की सरकार बना दो, सारी आदिवासी बच्चियों के फीस को डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, हम माफ कर सबको मुफ्त में शिक्षा देने वाले। आप जंगल में से वन उपज चुनकर लाते हो, उसका अच्छा दाम नहीं मिलता है। हमने तय किया है, बतला दीजिएगा, अपनी घरवाली को भी बतला दीजिएगा, माता बहन जी को भी बतला दीजिएगा। अब माताओं बहनों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। यह भी हम लोगों ने घोषणा में तय किया। विधवा पेंशन जो पहले 1000 रुपया मिलता था, उसे बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया जाएगा। जो हमारी सरकार बनेगी, 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दिया जाएगा। और एक बालिका आलो योजना के तहत बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, और 18 वर्ष की जब उम्र पूरी कर लेंगी तो उनके पास 2 लाख की सहायता दी जाएगी। यह भी हम लोगों ने घोषणा किया है। अब किसानों की बात मैंने बतला दिया है। यहां पर मछुआरे समाज का कोई है कि नहीं? मछुआरे समाज का कोई है? हाथ उठाइए। अब हर साल 6000 रुपया मछुआरों को भी मुहैया कराया जाएगा। हर साल उनके अकाउंट में 6000 रुपया डाला जाएगा। आशा बहनें हैं ना यहाँ? आशा कार्यकर्ता हैं कि नहीं? जानते हो कि नहीं? पहले उनको 4500 रुपया मिलता था, उनका भी वेतन बढ़ाकर 6000 रुपया कर दिया जाएगा। यह हम लोगों ने फैसला किया। और नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 लाख नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट, यानी उनका कौशल विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया जाएगा। सहज पथ कार्यक्रम के आधार पर गरीबों को मुफ्त किताब, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल, डिजिटल टैबलेट यह भी उपलब्ध कराई जाएगी। 100 सरकारी नए कॉलेज खोले जाएंगे, 50 नए पॉलिटेक्निक्स भी होंगे। हर ब्लॉक में सामुदायिक खेल केंद्र भी होगा। एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी कोलेटरल फ्री, माने बिना किसी कोई चीज बंधक रखे हुए कोलेटरल फ्री ऋण दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। यदि मैं पढ़ना शुरू करूं तो लंबा समय लग जाएगा मेरे मित्रों, लेकिन यहां पर मैं बतलाना चाहता हूं कि मुख्य बात, आपके घर के भी लड़के लड़कियां पढ़ते होंगे। गरीब बच्चियों को, गरीब लड़कियों को कक्षा 6 में 3000 रुपया, कक्षा 9 में
5,000 रुपया और कक्षा 11-12 में 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। बंगाल में घुसपैठ भी बहुत होती है। बहनों भाइयों, बन जाने दीजिए सरकार। देखता हूं किसने अपने मां का दूध पी रखा है कि हमारी बंगाल की धरती पर घुसपैठ कर जाए। अवैध घुसपैठिए की इजाजत हम लोग किसी भी सूरत में नहीं देंगे। असम में बहनों भाइयों, भारत का गृह मंत्री रहते हुए मैंने वहां पर फेंसिंग कराई और जहां पर नदियां थी वहां पर टेक्नोलॉजिकल हमने व्यवस्था कराई। अब असम में पहले की अपेक्षा बहुत ही कम शायद रह गया होगा तो घुसपैठिए आ पाते होंगे, लेकिन अब घुसपैठियों को वहां पर घुसपैठ करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और आगे भी हम लोग उठाएंगे। हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं, आपको हम यह विश्वास दिलाते हैं। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि मित्रों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और हमारी ममता दी जो बार बार धमकी देती हैं, किसी को धमकी में आने की कोई जरूरत नहीं है। ममता दीदी को बतला देना चाहता हूं कि ममता दीदी, अब बंगाल में अब यही दादागिरी चलवे ना, यही दादागिरी चलवे ना। बराबर जब होता है तब कहती हैं खेला होबे, खेला होबे। अरे क्या खेला होबे? अब न बंगाल में खेला होबे, न अब बंगाल में तमाशा होबे, अब बंगाल में काम होबे, अब बंगाल में विकास होबे।